नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। उत्तराखंड की 5 सीटों में 19 अप्रैल को मतदान होना है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से चुनाव तैयारियों में जुटी हुई है। बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व के महारथी से लेकर सूबे के मुखिया धामी तक डेली प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इसी बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। पार्टी का संकल्प पत्र देश के सामने प्रस्तुत किया गया है और उस संकल्प पत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाने का रोड मैप देश की जनता के सामने रखा गया है कि 2047 तक भारत विकसित भारत बनेगा। उसमें सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और मोदी जी की गारंटी का ये संकल्प पत्र है। और जो पहले भी संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता के सामने, प्रदेशों की जनता के सामने रखे हैं, वो सारे के सारे संकल्प पूरे हुए हैं, वो धरातल पर उतरे हैं। देश के समग्र विकास और आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए ये मोदी जी की गारंटियां हैं। आदरणीय मोदी जी ने इस संकल्प पत्र के माध्यम से विकसित भारत की नींव रखने के साथ साथ हर वर्ग के उत्थान की नींव भी इसमें रखी है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर गरीब कल्याण, सेवा, सुशासन, महिला उत्थान, नौजवानों को कौशल विकास के साथ आगे बढ़ाने का, गरीब के कल्याण का, मातृशक्ति के उत्थान का और समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए हर एक व्यक्ति को आगे लाने का और 5 सालों में भारत को प्रगति के पथ पर ले जाने का इस संकल्प पत्र प्रस्तुत हुआ है। और हमें खुशी है कि आप सबके सामने हमने जो संकल्प 2022 विधानसभा के आम चुनाव में रखा था कि उत्तराखंड के अंदर नई सरकार के गठन होने पर हम यूसीसी लेकर आएंगे और हम उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर आए। उसमें माननीय राष्ट्रपति महोदय ने भी हमको उत्तराखंड के लिए यूसीसी की स्वीकृति प्रदान कर दी है। और अब भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर यूसीसी की आवश्यकता इस संकल्प पत्र में प्रस्तुत की गई है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया था। जब बाबा साहब कल ही हम लोगों ने और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस पर हमारा संकल्प पत्र प्रस्तुत हुआ और सच में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाते समय जो सोचा था, जो प्रावधान किया था, उस दिशा में आज देश हमारा मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। और हर एक चीजें जो उस समय उनकी भावना थी उसको संविधान के अनुरूप आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। पेपर लीक भी जो है नियंत्रण के लिए भी प्रभावी कानून देश के अंदर लाने का इस संकल्प पत्र में संकल्प पत्र प्रस्तुत किया गया। उसमें पेपर लीक पर भी बात की गई है कि पेपर लीक पर कानून बनेगा। इस पर भी हमें ये बताते हुए आप सबको की खुशी है कि हमने उत्तराखंड के अंदर एक बहुत कड़ा कानून, नकल विरोधी कानून उत्तराखंड में पहले ही हम बना चुके हैं। और उसके कारण से आज प्रदेश के अंदर हजारों लोगों को, पिछले 2 सालों में हजारों लोगों को हमने नौकरियां प्रदान की हैं और वो सारी की सारी नकल विहीन हुई हैं, पारदर्शिता के साथ हुई हैं। 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका दीदी रामनगर और 1-2 स्थानों पर उन्होंने सभाएं की थी, तो मैं उनकी सभाओं को जो समाचार पत्रों में पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा था कि हम पेपर लीक में कानून बनाएंगे। मैं आज आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूं कि शायद कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जो उनको स्पीच लिखकर दी होगी, वो 6 महीने या 1 साल या 2 साल पुरानी कोई स्पीच होगी, उसको ही उन्होंने यहाँ दोहरा दिया। क्योंकि हम आप सब जानते हैं उत्तराखंड के अंदर हम सख्त नकल का अध्यादेश लेकर आ गए हैं, जिसकी आज सर्वत्र चर्चा है। और उसके लागू होने के बाद किस प्रकार की स्थिति देश के अंदर हमारे प्रदेश की बनी है।
खबर मसूरी से है, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को संबोधित किया। माला राज्य लक्ष्मी शाह के समर्थन में जनसभा की। इस मौके पर उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष के द्वारा अलग अलग घोषणा पत्र जारी किए जा रहे हैं, जिससे साफ है कि विपक्ष का इंडिया गठबंधन पूरी तरह से बिखरा हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों द्वारा मात्र भ्रष्टाचार और परिवारवाद को ही आगे बढ़ाया गया है, उनके द्वारा देश हित में कुछ नहीं किया गया है। मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का चुनाव है, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसीलिए यह हमारा सौभाग्य है कि हम ये दिन देख रहे हैं कि हम विकसित भारत के संकल्प को लेकर मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो राजनीति का रवैया, राजनीति का ढर्रा क्या था? 10 साल पहले राजनीति उदासीनता से भरी हुई थी। सामान्य मानवीय ये बोला करता था कि राजनीति से कुछ नहीं बदलेगा, यह तो ऐसे ही चलेगा, यहां कुछ बदलने वाला नहीं है, यह तो इसी प्रकार से चलने वाला है, हम तो भगवान भरोसे हैं। आज 10 साल के अंदर मोदी जी ने राजनीति की परिभाषा, राजनीति की संस्कृति, राजनीति का चाल ढाल, राजनीति का तौर तरीका और राजनीतिक दृष्टि से संकल्प की परिभाषा बदल दी है। इसको भी हमको याद रखना चाहिए। और इसीलिए अब हम कहते हैं बदलता भारत, बढ़ता भारत, विकसित भारत, इस संकल्प को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, मैं यहां आपसे इस बात को कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश कैसे बदला आगे। आपने देखा नेतृत्व का कितना बड़ा असर होता है। कोरोना तो दुनिया में आया, लेकिन अमेरिका के लोग फैसला नहीं कर सके कि अर्थ जरूरी है कि मानवता जरूरी है। यूरोप के लोग तय नहीं कर पाए कि अर्थ जरूरी है, अर्थशास्त्र जरूरी है कि मानवता जरूरी है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, कोई देश के नेता यह तय नहीं कर पाए कि मानवता जरूरी है या अर्थनीति जरूरी है। और इसीलिए वो कोरोना के दौरान लॉकडाउन लगाया, फिर हटाया, फिर लगाया, फिर हटाया, लगाएं कि नहीं लगाएं, इसके बीच में झूलते रहे। मोदी जी के नेतृत्व में सख्त फैसला लिया और सख्ती से लॉकडाउन लगाया और 2 महीने के अंदर देश को कोरोना से लड़ने के लिए तैयार किया। और मोदी जी ने कहा, जान है तो जहान है। और जब हम तैयार हो गए लड़ने के लिए, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा, जान भी है और जहान भी है। दुनिया को मिसाल दिखाई। 140 करोड़ का देश, कोरोना से जिस तरीके से मानवता को बचाने का काम मोदी जी ने किया, यह बदलता भारत की निशानी है, यह बदलती तस्वीर की निशानी है। मैं आपके सामने बताना चाहूंगा, नेहा जी ने मेरा परिचय कराया स्वास्थ्य मंत्री के रूप में। मैंने इस देश में बतौर स्वास्थ्य मंत्री देखा है, इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवा को आने में 25 से 28 साल लग गए। हमारे देश में टेटनस की दवाई को आने में 30 साल लग गए। इस देश में डिप्थेरिया की दवाई को आने में 29 साल लग गए। हमारे देश में ये लेप्रेसी की दवा को आने में 35 साल लग गए। इस देश में जापानी बुखार की दवाई को आने में 100 साल लग गए।
1906 में दवाई बन गई थी, 2006 में भारत में आई। लेकिन कोरोना 2020 को 20 जनवरी को दस्तक देता है। 20 अप्रैल को प्रधानमंत्री टास्क फोर्स बनाते हैं और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके भारत को खड़ा कर देते हैं। लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान के अंतिम दौर में बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों को मोर्चे पर झोंक दिया है। बता दें कि सभी लोकसभा क्षेत्रों में उनकी सभाओं के कार्यक्रम तय किए गए हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16 अप्रैल को गढ़वाल संसदीय सीट के अंतर्गत कोटद्वार में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का 17 अप्रैल को टिहरी सीट के अंतर्गत चकराता और फिर सहारनपुर में रोड शो का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। दौर आ गया, आज 15 तारीख है और कल जो है आदरणीय अमित शाह जी आ रहे हैं, गृह मंत्री जी कोटद्वार में वो अपनी सभा करने वाले हैं। परसों अनुराग ठाकुर जी आ रहे हैं, वो चकराता में अपनी जनसभा करने वाले हैं। मुझे लगता है आखिरी दौर में ज़मीनी कार्यों के लिए, संगठन से जुड़े हुए कार्यों के लिए भाजपा जानी जाती है। घर घर जाना है, पन्ना प्रमुखों के साथ बैठना है, घर घर बैठक करनी है, पर्चियाँ जानी हैं, सभी तरह के संपर्क जो एक आखिरी समय पर होते हैं ये आगे आने वाले 3-4 दिनों में हमारे बीच में होने वाले हैं। और मुझे लगता है समय आ गया कि हम सुनिश्चित जीत को अभूतपूर्व जीत की तरफ ले जाएं और उसे एक बेहतरीन मार्जिन के साथ हम 5 लोकसभा सीट जीतें। उत्तराखंड में चुनाव के लिए 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होना है और इसी को देखते हुए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों के उत्तराखंड दौरे ताबड़तोड़ कर दिए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज उत्तराखंड का दौरा किया। कल गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड आ रहे हैं, जबकि विपक्षी दल के स्टार प्रचारक अभी भी उत्तराखंड से दूरी बनाए हुए हैं। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। 19 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे में 19 अप्रैल से पहले सियासी दलों ने अपने चुनाव प्रचार को धार देने का काम किया है। बीजेपी की तरफ से आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर थे और कल गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। ये समझा जा सकता है कि बीजेपी लगातार अपने स्टार प्रचारकों के माध्यम से केंद्र सरकार, राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का काम कर रही है। जो 400 पार का नारा बीजेपी ने दिया, उस नारे को चरितार्थ करने के लिए, उसे सही साबित करने के लिए लगातार जनता से संवाद यहां पर कर रही है। जबकि विपक्षी पार्टी कांग्रेस अभी भी स्थानीय चेहरों पर ही अपना चुनाव लड़ते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के सिर्फ बड़े चेहरों के रूप में सिर्फ प्रियंका गांधी उत्तराखंड में अब तक आई है, लेकिन न राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर कांग्रेस के पहुंचे हैं, ना ही स्टार प्रचारक राहुल गांधी वो यहाँ पर आए। तो ऐसा समझा जा सकता है कि मुख्य मुकाबला भले ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हो, लेकिन सियासी रण में बीजेपी की जो चुनावी रणनीति है, बीजेपी के स्टार प्रचारक के आने के बाद उत्तराखंड का जो सियासी माहौल है वो बदला हुआ नजर आने लगा है। कैमरामैन नसीना साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइस, देहरादून। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव आयोग मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभियान चला रहा है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय के सचिवों, उप सचिवों, आईजी समेत सभी को लोकसभा चुनाव में मतदान करने की शपथ दिलाई। मतदाता शपथ ग्रहण समारोह की मुख्य सचिव ने कहा कि सचिवालय के सभी कार्मिक 19 अप्रैल को वोट करेंगे, क्योंकि ये उनका कर्तव्य ही नहीं अधिकार भी है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव की अपेक्षा इस बार लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा, जिसके लिए चुनाव आयोग पूरी कोशिश कर रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड ने जो उनका स्वीप कार्यक्रम है, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत आज सभी सचिवालय कार्मिकों को मतदान की शपथ दिलाई गई है। 19 अप्रैल को प्रथम चरण में जो देश में, पूरे देश में चुनाव हो रहा है, प्रथम चरण में उत्तराखंड में 19 अप्रैल को पोलिंग होगी और हमें उम्मीद है कि सभी सचिवालय कार्मिक और सभी वोटर, आप सब भी, आप लोगों को बहुत मुश्किल होती है वोट डालने में, लेकिन प्रयास करेंगे कि आप सबका भी वोट पड़े और हम सब लोग अपना वोट डालें, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य भी है और अधिकार भी है।
हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कार्यकर्ताओं के साथ रानीपुर विधानसभा में रोड शो किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जगह जगह पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी कार्यकर्ता से बीजेपी के संकल्प को पूरा करने का आह्वान किया। आपको बता दें कि बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी सक्रियता बढ़ाती जा रही है। विधानसभा का ये रोड शो था और बहुत सुबह शुरू हो गया था और बहुत बढ़िया रोड शो हुआ है, जनसंपर्क हुआ है मैं कहना चाहूँगा। और बहुत अच्छा ये कार्यक्रम हमारा चल रहा है। बहुत उत्साह है, जोश खरोश से स्वागत। उत्तराखंड की गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पौड़ी जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से गणेश गोदियाल को लेकर कांग्रेस जिला कमेटी को नोटिस जारी किया गया है और 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा है। और अगर पार्टी की तरफ से 24 घंटे के अंदर कोई जवाब नहीं दिया जाता है तो गणेश गोदियाल के ऊपर सोशल मीडिया का उपयोग करने के संबंध में कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस को यह नोटिस हाल ही में गणेश गोदियाल के उस बयान पर मिला है जिसमें उन्होंने पौड़ी जिले में सतपुली के पास बंद फैक्ट्री में मिली करीब 9000 शराब की पेटियों को बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी का बताया था, जिसके बाद बीजेपी ने चुनाव आयोग से इस मामले में शिकायत की और चुनाव आयोग ने 24 घंटे के अंदर गणेश गोदियाल को जवाब देने को कहा। इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ झूठ के सहारे चुनाव लड़ती है। कांग्रेस बीजेपी प्रत्याशी पर बेबुनियाद आरोप लगा रही है। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। कि मेरा ये कहना है कि अगर भ्रामक खबर कोई फैलाता है तो लीगली निर्वाचन आयोग उसकी संज्ञान लेता है, उसको मुझे बहुत कुछ कहना नहीं है। लेकिन तब मैं अपील जरूर करूंगा कि इस तरह की हल्की बातें नहीं करनी चाहिए जिसका कोई तथ्य न हो। अब बिना तथ्यों की बात करने का कांग्रेस का नेचर है, इसलिए कांग्रेस की जो हरास हम देख रहे हैं वो आज दिखाई दे रहा है। पर्सनल टारगेट में कर रहे हैं गणेश गोदियाल जो लगातार आप ये देखिए, मैं 2-3 बातें मुझे भी खुद बहुत दुख हो रहा है। कल ही मैंने उनका एक ज्ञापन में हमारे वरिष्ठ नेता का उन्होंने बेकायदा नाम लिया है और मैंने कल ही चर्चा की अपनी पार्टी से। हम तत्काल मानहानि का दावा उस पर करने वाले हैं। इस प्रकार से किसी विषय को लेकर किसी व्यक्ति का नाम बिना प्रमाणों से लेना ये मानहानि का प्रश्न खड़ा करता है और बहुत जल्दी हम लोग उस पर मानहानि का दावा करने वाले हैं। कांग्रेस के गढ़वाल लोकसभा के प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने चुनाव आयोग द्वारा शराब मामले को लेकर नोटिस जारी करने को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि इस मामले में वो कोर्ट की शरण लेंगे। ये अपने कार्यकर्ताओं के जरिए शराब बांटने जा रहे थे, जिसका उन्होंने पर्दाफाश किया। उन्होंने कहा कि एक बंद पड़ी फैक्ट्री में रातों रात शराब अचानक कहां से आ जाती है और कहा गया कि वहां रजिस्ट्रार को मेंटल क्यों नहीं किया गया। ये सब बीजेपी की सह पर हो रहा है। चुनाव आयोग ने मुझे इस रूप में नोटिस जारी किया कि मैंने जो 9,500 पेटी शराब की पकड़वाई हैं उसमें मुझे कहा गया है कि आपने ये जो शराब का कहा कि ये उनकी शराब है, ये तथ्य क्या है आपके पास? मैं पूछना चाहता हूँ, एक बंद पड़ी फैक्ट्री में अगले दिन रात को 9,500 पेटी शराब आई तो किसकी आई वो? वहाँ पर स्टॉक रजिस्टर को मेंटेन क्यों नहीं किया गया और स्टॉक रजिस्टर को आबकारी विभाग ने क्यों कब्जे में नहीं लिया? मैंने सुबह से जब मामले को अधिकारियों के नॉलेज में ला गया था तो रात तक क्यों नहीं आए? मुझे ये करना पड़ा कि मुझे जो गढ़वाल लोकसभा के पर्यवेक्षक हैं, केंद्रीय पर्यवेक्षक, उनसे शिकायत करनी पड़ी, तब जाके उस पर एक्शन हुआ, नहीं तो एक्शन करने को कोई तैयार नहीं था। ये सब मिली भगत है और गणेश गोदियाल नोटिसों की चिंता नहीं करता है, 50 नोटिस दें, हमने कोई गलत नहीं किया। सरकार की ये जवाबदारी है कि सरकार ये बताए कि वो शराब कैसे आई, कहाँ से आई, क्यों आई, किसके लिए आई, ये जवाबदारी उनकी है। कांग्रेस के गढ़वाल लोकसभा के प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने कर्णप्रयाग में रोड शो कर अपने पक्ष में मतदान की अपील की। इस दौरान इंडिया गठबंधन के सहयोग से रोड शो किया।
कर्णप्रयाग मुख्य बाजार में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए गणेश गोदियाल ने कहा कि बीजेपी धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने महंगाई कम करने की बात की थी, लेकिन आज महंगाई आसमान छू रही है। उन्होंने कहा कि मेरा स्टार प्रचारक जनता है जो इसका जवाब देगी। आश्वस्त हूँ। देखिए, ये चुनाव इस मुकाम पर आ पहुंचा है कि केंद्र और राज्य की सरकारें मिलकर गणेश गोदियाल को जीतने नहीं देना चाहती और गढ़वाल संसदीय क्षेत्र की जनता गणेश गोदियाल को हारने नहीं देना चाहती। और आप जानते हैं कि लोकतंत्र में जीत आखिर जनता की होती है। इनके पास शक्ति है, स्टार प्रचारकों की शक्ति है। बड़े बड़े नेता आ रहे हैं और गढ़वाल सीट पे ही आ रहे हैं। आप जानते हैं क्यों आ रहे हैं? तो इनके पास स्टार प्रचारक हैं, लेकिन मेरे पास ये देखो, ये 90 साल के स्टार प्रचारक हैं। वहीं देहरादून में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने संयुक्त निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल से मुलाकात की। कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नाम पत्र सौंपा और पीएम मोदी सहित बीजेपी के सभी नेताओं द्वारा किए जा रहे आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत की और कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग को सबूत के तौर पर बीजेपी के आधिकारिक पेज पर जारी की गई सोशल मीडिया पोस्ट दिखाई। आरोप लगाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने आधिकारिक पेज पर चुनाव प्रचार की सोशल मीडिया पोस्ट दिखाई, जिसमें पीएम मोदी की सेना की वर्दी पहने तस्वीर और मंदिरों की तस्वीर लगे पोस्टर प्रचारित किए जा रहे हैं। आचार संहिता का उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। वहीं टिहरी लोकसभा संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पनवार के समर्थकों ने रैली निकाली। इस दौरान मुख्य चौराहा में बॉबी पनवार की माता प्रमिला देवी और उनके समर्थकों ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और जनता से वोट्स की अपील की। जियो तुम एथरा लोग दणो साथ एतकी आगा सभी और साथ दियाणु मैं जन्म दणो जीवन तुम ही दणो जियो को पूरा सहयोग करी, पूरा साथ देई, जय जयकारी नमस्कारी। जियो आपरी गाड़िया आप खर्चा सब कुछ लगी कर दे। हम का शोक करी, हम तो गरीब आदमी। मैं कदी सोचे ना तो मेरे बेटा चुनाव खड़ हो दो, हम गरीब आदमी है। एथरा जब तुम आगे पहुंचो। देखिए, देश में बदलाव होना चाहिए। ये पार्टी तंत्र, जैसे अन्ना हजारे जी ने कहा था कि पार्टी तंत्र हटना चाहिए, और उसकी शुरुआत टिहरी लोकसभा उत्तराखंड से हो चुकी है और एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बॉबी पंवार से हुई है, क्योंकि अन्ना जी का एक संदेश है। और बॉबी से भी मैंने बात कराया था अन्ना जी की, बॉबी ने उसको अपना समर्थन भी दिया है। इसके अलावा बॉबी को हमारे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने भी उनको जो है समर्थन दिया है। यहाँ से कई साधु संतों ने, महात्माओं ने, कई भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने, कई संघ के वरिष्ठ नेताओं ने बॉबी को अपना समर्थन दिया है। इसके अलावा कांग्रेस के भी काफ़ी लोग हैं, बहुत से लोग हैं कि जो बॉबी के लिए इस समय पूरी कांग्रेस काम कर रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि कांग्रेस पिछली बार 3.5 लाख वोटों से हारी थी। तो उनको मालूम है, जब अच्छा प्रत्याशी थे, प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी थे, तब वो 3,500 से हारे हैं। तो इस समय उनको पता कि हमारे कैंडिडेट की स्थिति बहुत खराब रहेगी, क्योंकि टक्कर 2 ही व्यक्तियों में है। वहीं उत्तराखंड समानता पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीके बहुगुणा ने कहा कि धनबल की राजनीति खत्म होनी चाहिए। उनकी पार्टी भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ आवाज उठाएगी। साथ ही उन्होंने मतदाताओं से साफ छवि के प्रत्याशी को वोट देने की अपील की है। उत्तराखंड समानता पार्टी ने आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय अध्यक्ष वीके बहुगुणा ने 19 सूत्रीय चुनावी घोषणा पत्र जारी किया और कहा कि उत्तराखंड में साफ राजनीति को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। हम इस राजनीति में इसलिए उतरे हैं कि हम इस प्रदेश की राजनीति को चेंज करना चाहते हैं कि जिस तरह के नेता हमारे यहाँ पैदा हो रहे हैं वो जनता की आकांक्षाओं में खरे नहीं उतर रहे हैं। आप देख लीजिए, समानता का कहीं कोई अधिकार नहीं है। हमारे युवा जो है भटक रहे हैं। अब ठेकेदारी प्रथा हो गई है, भ्रष्टाचार इतना पनप गया है, हमारी परिस्थिति की तंत्र जो है बहुत गड़बड़ा गया है। डिजास्टर हो रहे हैं क्योंकि गलत प्लानिंग के कारण हो रहे हैं। उसके बाद इंक्रोचमेंट सरकारी लैंड पे हो रहा है। कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉरेस्ट लैंड पे इंक्रोचमेंट हो रहे हैं।
खबर बड़कोट से है, जहां निर्माणाधीन मोटर मार्ग का काम मानकों के विपरीत होता हुआ नजर आ रहा है। चट्टानी मलबा सीधे यमुना नदी में उड़ेलता जा रहा है, जिससे स्यानचट्टी कस्बे को खतरा पैदा हो गया है। इतना ही नहीं, यमुनोत्री धाम के अंतिम पड़ाव जानकी चट्टी में खनन माफिया जमकर यमुना में खनन कर रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। वहीं ग्रामीणों ने जिलाधिकारी शिकायत की, विभाग और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं घटना के संबंध में उपजिलाधिकारी ने बताया कि पूरा मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। वहीं इन दिनों मामलों में तहसीलदार को जांच के निर्देश दिए गए हैं। वहीं पौड़ी में वन अग्नि की घटनाओं को देखते हुए वन विभाग मुस्तैद हो गया है। वन अग्नि की घटनाओं में कमी लाने के लिए वन विभाग के कर्मचारी इन दिनों मुस्तैद होकर सड़क से सूखी घास और पत्तियों को हटाने का काम कर रहे हैं। वहीं सिविल स्वयं के डीएफओ प्रदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग की ओर से लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। साथ ही विभाग के वनकर्मी भी चौकसी से वन अग्नि की घटनाओं पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।